हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मेरा नाम है विकास शर्मा। आज हम बात करेंगे 29 ऑफ जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आगामी बैंक, एसएससी, रेलवे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे मैं हमेशा आपके लिए देता हूं। तो जो रेड डेटा बुक होती है ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? अगर आपको इसके बारे में क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप सही रिप्लाई यहाँ पर कमेंट सेक्शन में करिएगा कि जो रेड डेटा बुक है वो क्या बताती है, किस चीज़ से ये रिलेटेड है। तो इसका सही जवाब हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी, बट स्टिल यू कैन ट्राई दिस। और जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डेज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट? तो ये 29 ऑफ जुलाई को हर एक वर्ष मनाया जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि जो इंटरनेशनल टाइगर डे है ये 29 जुलाई को तो पूरी दुनिया में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो टाइगर्स हैं इनको हमें बचा कर रखना है और लोगों को अवेयर करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो शिकारी होते हैं वो जंगल में जाते हैं और इनका शिकार करते हैं और इनकी खाल को वो अलग अलग तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इलीगल पोचिंग। तो इलीगल पोचिंग को रोकने के लिए जो है, क्योंकि जो इनकी स्किन है, बोन्स है, ये सब काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव बिकते हैं। तो हम लोग अवेयर करते हैं ताकि, क्योंकि टाइगर बहुत ही क्रूशियल है और ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज में भी है क्योंकि इसके नंबर्स काफ़ी कम है। तो टाइगर्स अवेयरनेस के लिए ये डे बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है 29 जुलाई को। और ये डे स्टार्ट हुआ था 2010 में। कहाँ पर? सेंट पीटर्सबर्ग की टाइगर समिट थी रशिया में। और अभी जो है 13 टाइगर रेंज कंट्री जो है, जो अपनी पॉपुलेशन है इनको डबल करने पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा है कि कितने टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं तो ये हैं 13। और अभी राइट नाउ दूसरी चीज़ क्या है कि 4500, अगर आप देखोगे 4500 के आसपास में जो टाइगर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब जो है हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग दुनिया में, अलग अलग हिस्से में। तो इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आने वाले समय में ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे और लगातार इंक्रीज़ भी हो रहे हैं। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 17, 1973 में। तो हुआ क्या था कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इससे ही इस चीज़ की शुरुआत यहाँ पर की गई थी, क्योंकि जो बंगाली टाइगर्स हैं इनकी पॉपुलेशंस काफ़ी कम थी और इनको हमें आगे बढ़ाना था। तो अगर हम टाइगर रेंज कंट्रीज़ की बात करें तो टाइगर रेंज कंट्रीज़ जो है ये हमारे पास में 13 है। और आप देखें कि भारत में बहुत पहले से ही जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन जो डे सेलिब्रेशन है ये आपका स्टार्ट हुआ था ऑफिशियली इंटरनेशनल लेवल पर ये 2010 में सेलिब्रेट होना। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि जब भारत में 1973 में ही टाइगर्स प्रोजेक्ट की स्टार्ट हो चुकी थी तो ये इतना लेट क्यों हुआ। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर टाइगर की अहमियत को समझते हुए ये डिसीजन लिया गया था। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है वो क्या कहता है? ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, ये हमारे यहाँ पर किसी भी जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं इनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। आप इनको एज अ पेट नहीं बना सकते। अगर आपका मन करे कि कल को मैं एक हिरन को पकड़ लाऊं और घर में उसको पाल कर रख दूं, नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक जो है वाइल्ड एनिमल्स है और वाइल्ड एनिमल्स सारे के सारे जो कंजर्व होते हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत में आते हैं। एक हमारे यहाँ पर अथॉरिटी है जिसको बोलते हैं NTCA, मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये एक स्टेचुरी बॉडी होती है जो इस्टेब्लिश की गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ताकि ये टाइगर की जो स्ट्रेंथ है उसको यहाँ पर कंजर्व किया जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में एक डे और सेलिब्रेट होता है 29 जुलाई को, इसको हम लोग बोलते हैं गुरु पूर्णिमा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गुरु पूर्णिमा जो है ये भी हमारा 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। Which denominations of the polymer banknotes have been approved for the pilot circulation in India? अभी क्या हुआ है कि भारत सरकार ने जो रिजर्व बैंक है इसके साथ में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है और अभी पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है इनिशियल लेवल पर जो है अभी जो पॉलीमर के जो प्लास्टिक नोट्स हैं इनको यहाँ पर जो है लॉन्च किया जा रहा है। तो ये 10 और 20 के डिनोमिनेशंस में होंगे। पहले भी 10 और 20 के नोट्स जो हैं वो आपको कुछ ही दिनों में मार्केट में देखने को मिल जाएंगे और ये ट्रायल्स बेसिस पर शुरू किया जा रहा है। इस शुरुआती फेज़ में जो RBI है कुल 200 करोड़ नोट छापेगा, ठीक है, जिसमें 10
के 100 करोड़ होंगे और 20 के भी 100 करोड़ नोट यहाँ पर शामिल होंगे। तो अगर आपसे पूछा है कि 1 बिलियन रुपीज़ 10 नोट्स हैं, 1 बिलियन रुपीज़ 20 नोट्स हैं और अभी जो है 2 बिलियन नोट्स यहाँ पर बनेंगे और ये एक पायलट फेज़ है बेसिकली, ठीक है। तो जिसमें आगे जो है और जो डिनोमिनेशन है उसके प्लास्टिक नोट्स हमें देखने को मिलेंगे, बट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो क्या है कि ज़्यादातर जो छोटी करेंसी है वो कौन सी यूज होती है, 10 और 20 के आप देखते हैं क्योंकि मार्केट में सर्कुलेशन में रहता ही है, ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। तो ये देखा जा रहा है कि ये कितना ज़्यादा टिकाऊ है, कितनी ड्यूरेबिलिटी है, इस वजह से इसको अभी 10 और 20 के डिनोमिनेशंस में जो है जारी किया गया है। और प्लास्टिक के जो नोट होते हैं ये पानी, गंदगी, फटने, कई बार ऐसा होता है कि कपड़े धुल गए तो उसमें पैसा पड़ा था वो फट गया, वॉशिंग मशीन में घूम जाते हैं, तो उसमें जो है थोड़ी सी यहाँ पर प्रोटेक्शन रहेगी, बट इट डजंट मीन कि नोट्स को जाकर वॉशिंग मशीन में चलाकर आपको देखना है। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट ने ये भी कर दिया है कि जो अभी पुराने हमारे जो कागज़ वाले नोट हैं वो अभी बंद नहीं होंगे। इन नोटों को आगे जो है आप देख पाएंगे कि ऐसा नहीं कि एक्सचेंज करने के लिए लाइन लगेगी, ठीक है। अभी ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं कहा गया, सरकार ने साफ कह दिया है कि अभी पुराने कागज़ वाले नोटों को पूरी तरीके से बंद करके हम इन नए नोटों से जो है नहीं बदला जाएगा। तो अभी दोनों चीज़ें चलती रहेंगी। और आरबीआई का जो एक्ट है 1934, आरबीआई एक्ट 1934, तो ये क्या होता है कि इसकी एक धारा 25 है, ठीक है। तो इसका जो सेक्शन 25 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो उसके तहत ही नोटों का डिज़ाइन और मटेरियल जो है वो सरकार की मंजूरी से तय होता है। इसके लिए तैयारी जो है पूरी तरीके से शुरू यहाँ पर हो चुकी है। ये मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको छोटे छोटे पॉइंट्स देता हूँ। ये अभी अनाउंसमेंट जो है हमारे के मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ फाइनेंस है पंकज चौधरी जी, तो इन्होंने लोकसभा में बताई कि हम 10 और 20 के जो पॉलीमर बैंक नोट्स हैं इनको हम अभी ट्रायल बेसिस पर आगे लाने जा रहे हैं। ये एक प्रपोजल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और अभी गवर्नमेंट ने जो है इसको अप्रूव कर दिया है, आरबीआई ने जो प्रपोजल दिया, तो आगे जो है ये नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934, तो इसका सेक्शन 25 ये प्रपोजल की पावर्स को यहाँ पर रिटेन करता है। और दूसरी चीज़ जो करेंसी प्रिंटिंग और जो सब्सिडी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, ये आरबीआई की जो सब्सिडीज़ हैं जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो इनके थ्रू जो है ऑलरेडी ये जो है आगे स्टेज में जा चुकी हैं। हेपेटाइटिस मुख्य रूप से शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है। हेपेटाइटिस जो है ये बेसिकली आपके लीवर को जो है प्रभावित करता है। हर एक साल 28 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम कहीं पर जो है ये जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोगों को अवेयर करा सकें कि हेपेटाइटिस बी है क्या और हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है ये किस तरीके से आपको प्रभावित कर रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है ये जुलाई 28 को सेलिब्रेट किया जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसका मकसद ये है कि हेपेटाइटिस के बारे में पूरी दुनिया के लोग जो है वो जान सकें और इसके जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं, स्ट्रेन्स में ABCDE ये अलग अलग वेरिएंट्स ये देखे जाते हैं और अलग अलग इन्फेक्शंस की वजह से ABCDE इनको कैटेगरीज में यहाँ पर रखा गया है। और अभी जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ी ये समस्या है जिससे हर साल पूरी दुनिया में लगभग जो है 13.4 लाख लोगों की जो है जान जाती है। तो ये बीमारी कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। और ये जो दिन है वो नोबेल प्राइज़ जीतने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर बारूच सैमुअल ब्लूमर्ग, इनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर बारूच सैमुअल ब्लूमर्ग, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी का जो है वायरस खोजा भी था और इसकी वैक्सीन भी बनाई थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इसके साथ ही और जो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है ये भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है 28 जुलाई को। तो जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं वो भी मैं साथ में कवर करता रहता हूँ। तो 28 जुलाई को ही पर्यावरण बचाने, पेड़ को काटने रोकने और जो प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल करने के लिए वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ठीक है। देखो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 5 जून को होता है, वो एक अलग है, और वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ये आपका 28 जुलाई को होता है। तो दोनों में कन्फ्यूज मत होना। 5 जून को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे है WED, और जो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है वो आपका 28 जुलाई को होता है। The E0 FIR system has been introduced for which type of the cases? अभी क्या हुआ है कि जो ये E0 FIR प्रणाली है वो किस मामलों के लिए जो है शुरू की गई है, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो भारत सरकार ने क्या किया है कि जो साइबर पैसे की जो धोखाधड़ी होती है, साइबर फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स होते हैं, इसके जितने भी मैटर होंगे तो इसके लिए जो है
अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है E0 FIR सिस्टम जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड होने के लिए। तो आपने देखा होगा ना कि OTP का फ्रॉड हो गया, किसी ने आपको किसी और तरीके से कर लिया, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कॉमन है। तो इन्हीं को अवेयर करने के लिए साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए जो है अभी E0 FIR सिस्टम अभी लॉन्च किया गया है। अब होगा क्या कि जब कोई व्यक्ति नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है NCRP इस पोर्टल पर जाएगा या फिर 1930 हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कराता है, तो उससे राज्य द्वारा ये तय किया जाता है कि पैसे का जो फाइनेंशियल लॉस थ्रेशोल्ड है, मतलब कि पैसे का नुकसान का जो अमाउंट है वो पूरा होता है। तो आप इस E0 FIR जो है तो अपने आप ये FIR जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये ऑटोमेटिकली एक E0 FIR क्रिएट हो जाती है अगर कोई भी पर्सन NCRP या फिर 1930 जो साइबर हेल्पलाइन है इस पर शिकायत जैसे ही दर्ज करोगे और उसमें राज्य द्वारा तय किया गया पैसे के नुकसान का अमाउंट जो है ये पूरा होता है, तो अपने आप जो E0 FIR है वो यहाँ पर अपने आप आपकी बन जाती है। और इस E0 FIR को जो है तुरंत जो इनसे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट होगा, जो भी इलाका होगा, तो वहाँ के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जिसको टेरिटोरियल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बोलते हैं, वहाँ पर जो है ये चली जाती है, जांच के लिए इसको भेज दिया जाता है, जिसमें जो एरिया के थाने जो अलग अलग जुरिडिक्शंस वगैरह के लिए आपको बहुत ज़्यादा चक्कर काटने की ज़रूरत आगे फर्दर नहीं पड़ती है। तो शिकायत अगर किसी पर्सन ने की है तो 3 डेज़ में जो है बेसिकली जो पुलिस स्टेशन है उसमें जाकर आप इस E0 FIR को रेगुलर FIR में बदल सकते हो आप, ठीक है। तो आपकी जैसे आपने कंप्लेंट की तो आपकी FIR E0 FIR फाइल सिस्टम है ये आपका हो गया, फिर आप 3 दिन के अंदर जाकर आप इसको रेगुलर FIR में कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स है इनके अकॉर्डिंग जो है इस नए सिस्टम के तहत अब तक लगभग 12,000 से ज़्यादा E0 FIR जो है वो यहाँ पर दर्ज की जा चुकी है। तो ये सिस्टम काफ़ी अच्छे से ऑपरेशनल भी है। हु बिकम द इंडियाज फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के पैरा एथलेटिक्स गोल्ड में मेडल जीतने वाली कौन सी भारतीय हैं यहाँ पर, तो इनका नाम है शर्मिला धनखड़। तो शर्मिला जो धाकड़ हैं इन्होंने ग्लासगो में जो 2026 के जो गेम्स हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें महिलाओं के शॉट पुट जो इवेंट है इसमें इन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और गोल्ड यहाँ पर जीता है। तो फर्स्ट एवर पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट ये हैं। तो अगर इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लें तो अभी जो 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो ग्लासगो में है तो इनका सेशन का बेस्ट होता 9.81 मीटर का, और वहाँ पर इनको जो है फर्स्ट इंडियन के तौर पर इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल पैरा एथलेटिक्स में यहाँ पर जीता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप देखेंगे कि जो 20 साल के जो मेडल का जो इंतज़ार था वो यहाँ पर इन्होंने ख़त्म किया, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो इस मुकाबले में भारत ने एक और कमाल किया है, और जो शिल्पा के सहला है ना तो इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और भारत ने इसी के साथ में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। तो ये पहला डबल पोडियम फिनिश जो है वो यहाँ पर सेम इवेंट में है। इनके अलावा जो सर्वेश कुशारे हैं इन्होंने जो पुरुष हैं इनकी जो हाई जंप होती है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो सर्वेश कुशारे हैं ये किससे रिलेटेड हैं, ये हाई जंप करते हैं, तो इसमें इनको सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। तो पुरुषों की हाई जंप में कॉमनवेल्थ में मेडल जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए। तो ये क्वेश्चन जो फर्स्ट वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बल्लूरी अजय बाबू जो हैं इन्होंने मेंस पैरा डिस्कस थ्रो F64 में सिल्वर मेडल जीता है। तो काफ़ी अच्छे खासे मेडल्स अभी आपके पास आ रहे हैं। तो ये जो बल्लारू अजय बाबू हैं ये जो है डिस्कस थ्रो में है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सिल्वर जीता हुआ है। तो ये इवेंट्स आती रहेंगे और मैं बाद में आपको फाइनल कॉमनवेल्थ का पूरा एक डेटा आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने केंद्र सरकार की जो मिस्टी योजना है इसके तहत मैंग्रोव जो पुनर्स्थापना में देश में दूसरा स्थान यहाँ पर हासिल किया हुआ है। तो आंध्र प्रदेश जो है ये एक ऐसा राज्य है इसने मैंग्रोव जो समुद्र के किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं ना इनको दोबारा हरा भरा करने के लिए एक बेहतरीन काम जिसको बोलते हैं मिस्टी योजना, इसके तहत देश भर में जो है दूसरा स्थान यहाँ पर हासिल किया हुआ है। तो जो ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ आंध्र प्रदेश मिशन है इसके तहत 2025-26 में इस राज्य ने 18.04 करोड़ खर्च करके कुल लगभग 2000 हेक्टेयर में मैंग्रोव के पौधे लगाए और इनका रिस्टोरेशन यहाँ पर किया हुआ है।
तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए बन जाएगा। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इन्होंने अडॉप्ट किया है फिश बोन टेक्निक को। तो होगा क्या कि जो फिश बोन टेक्निक का इस्तेमाल करके समुद्र के पानी का सही जो है वो आता जाता है, फिर पौधे जो है समय के साथ यहाँ पर जिंदा यहाँ पर रहते भी हैं। तो इस तकनीकी में ऐसा कहा जाता है कि जो पर्यावरण और जो प्रकृति है इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने में जो इकोलॉजिकल रेजिलेंस है उसमें एक बड़ी भूमिका रहती है। और आने वाले साल 2026-27 के लिए जो आंध्र प्रदेश है इन्होंने लगभग 1618 हेक्टेयर और ज़्यादा मैनग्रोव क्षेत्रों को ठीक करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा है, ताकि जो समुद्र के तटीय इलाके हैं वहाँ पर लोगों की आजीविका सुरक्षित रहे। जितने ज़्यादा पेड़ पौधे वहाँ पर लगाए जाएंगे तो जो हाई टाइड्स आती हैं और जो समुद्र का पानी है वो वहाँ पर जल्दी नहीं आ पाएगा। तो मैनग्रोव के जो समुद्री आप देखेंगे तूफानों और चक्रवातों से जो तटीय इलाके होते हैं ना, इनकी रक्षा करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो मिस्टी योजना है बेसिकली ये एक मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स है, ठीक है। तो इसके लिए इस योजना का नाम रखा गया मिस्टी, और इसमें जो है फिश बोन तकनीकी का इस्तेमाल करके जो है रिस्टोरेशन यहाँ पर हो रहा है। तो अगर हम रैंक की बात करें तो भारत के राज्यों में जो है इसका सेकेंड प्लेस यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर अगर आपसे रैंक 1 की बात पूछी जाए तो जो रैंक 1 होल्डर है वो है गुजरात, और रैंक 2 जो है वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। अगर रैंक 1 की हमसे बात की जाए फर्स्ट पोजीशन पर जो ये मिस्टी स्कीम है तो इसमें जो फर्स्ट प्लेस है वो गुजरात का है, सेकंड प्लेस जो है वो आंध्रा का यहाँ पर है। Which Indian weightlifter won the silver medal in the women's 53 kg event in the Glasgow Commonwealth Games 2026? तो अभी ग्लासगो में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं तो इसमें जो ज्ञानेश्वरी यादव हैं इन्होंने महिलाओं के 53 केजी जो वेट लिफ्टिंग इवेंट है इसमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो यहाँ पर जीत लिया है। तो आप इतना देख लें कि वुमेन का जो 53 केजी का जो वेट लिफ्टिंग का जो क्राइटेरिया है उसमें जो है ज्ञानेश्वरी देवी इनको सिल्वर मिला है। मैं आपको पूरा जो इवेंट है जब एंड होगा तब मैं आपको सारी चीज़ करा दूंगा, बट यहाँ पर जो है हमने वो सारे पॉइंट्स नोट करा रखे जो जो अलग अलग लेवल पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन से इवेंट में इनको मिला हुआ है, ठीक है। तो इतना केवल आप देख लें, और बाकी जो अदर पर्सन्स हैं इनको भी जो मेडल्स मिल रहे हैं उनकी बात हम लोग आगे भी करेंगे। तो राजा जो मुथु पांडे हैं इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है मेंस का 65 केजी जो वेट लिफ्टिंग इवेंट है वो। तो ये मैन वुमेन दोनों का याद रखिएगा, कैटेगरी वाइज अलग अलग रहेगा। और जो बिंद्या रानी देवी हैं इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन का 58 केवी जो वेट लिफ्टिंग इवेंट है इसमें। तो ये चीज़ आप यहाँ पर जो शॉर्ट में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इससे आप देख सकते हैं, बाकी पूरी लिस्ट जो है वो आपको आगे मिलेगी। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किसको नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये है, इनका नाम है सतमन्यु श्रीवास्तव। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो सतमन्यु श्रीवास्तव है इनको अभी रिसेंट में अपना वित्तीय अधिकारी यानी CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है वो LIC ने बनाया। और ये बेसिकली किसको रिप्लेस करने वाले हैं? ये करने वाले हैं सुनील अग्रवाल। तो सुनील अग्रवाल की जगह जो है ये लेंगे, और LIC के CFO पद से इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, तो उसके बाद जो है ये पद खाली था, तो अब जो है नए पोजीशन पर CFO में सतमन्यु श्रीवास्तव ये यहाँ पर आ गए हैं। और आप देखते हैं कि CFO का जो मेन काम क्या होता है कि कंपनी के पैसों का हिसाब किताब पूरी तरीके से रखना और जो फाइनेंशियल अलग अलग जो स्कीम्स हैं उनको यहाँ पर बनाना, मैनेज करना। तो ये सारी चीज़ें इनके हवाले अब रहने वाली हैं। The Ministry of the Tourism signed an MOU with which airline to promote the India as a global tourism destination? क्वेश्चन यहाँ पर कहा है कि भारत को वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने हेतु पर्यटन मंत्रालय ने किस एयरलाइन के साथ में यहाँ पर समझौता किया हुआ है? तो ये बेसिकली क्या है, एयर इंडिया के साथ में। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी क्योंकि अभी जो ये MOU हुआ है तो इसमें जो हमारे केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, तो अभी इनकी मौजूदगी में जो है एक MOU साइन यहाँ पर हमारा किया गया है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ द टूरिज़्म है और एयर इंडिया है इन दोनों के बीच में एक MOU हुआ है,
और इसमें जो है प्रमोट किया जाएगा जो इनक्रेडिबल इंडिया इस ब्रांड के तहत भारत को दुनिया भर में एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो अभी जो ये न्यू दिल्ली में जो यूनियन टूरिज्म एंड द कल्चर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत है, इनके साथ अभी MOU यहाँ पर साइन किया गया। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो पार्टनरशिप है, इससे जो हमारे यहाँ का पर्यटन है, जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, इसके जो भी अलग अलग जो एडवर्टाइजमेंट होंगे वो एयर इंडिया के विदेश के जो नेटवर्क हैं इन सबको मिलाकर भारत में जो इनबाउंड टूरिज्म है इसको भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा, जो विदेशी पर्यटक है ना इनको। और दूसरी चीज़ क्या है कि दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मिलकर अलग अलग जो की जो ब्रांडिंग है, कंटेंट बनाना, इन सब चीज़ों पर ग्लोबल कैंपेन पर एक साथ यहाँ पर काम करने वाली हैं। Recently, which airport has been integrated as the second airport in country under the India's hub and spoke international flight framework? यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को भारत के हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ढांचे के तहत देश के दूसरे एयरपोर्ट के रूप में शामिल किया गया है? तो ये बेसिकली जो आपका एयरपोर्ट है वो है अमृतसर एयरपोर्ट। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन है, इन्होंने अमृतसर से जो हब एंड स्पोक इंटरनेशनल फ़्लाइट सेवा है इसकी शुरुआत यहाँ पर कर दी है। और वाराणसी के बाद अब अमृतसर रहेगा। तो पहले नंबर पर क्या है, बनारस है, उसके बाद में अभी आ गया है अमृतसर वाला एयरपोर्ट। तो इस मॉडल के तहत क्या होगा कि जो दिल्ली है वो एक तरीके से मेन हब के तौर पर जो है फंक्शन यहाँ पर करेगा। और आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो अमृतसर है यहाँ पर एक स्पोक बनेगा जिससे पंजाब और जो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लोग हैं इनको विदेश जाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी यहाँ पर मिलेगी। तो अब विदेश जाने वाले जितने भी यात्री हैं वो अमृतसर एयरपोर्ट पर अपना चेक इन और जो इमिग्रेशन कस्टम वगैरह ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कर सकते हैं। इससे पहले ये जो था वो फर्स्ट स्टेट में जो नाम था वो था आपका बनारस का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन रह जाएगा। भारत सरकार ने जो टॉय सेक्टर है इसके लिए किस लक्ष्य के साथ में टास्क फोर्स का गठन यहाँ पर किया हुआ है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि भारत सरकार ने टास्क फोर्स से किस लक्ष्य से टास्क फोर्स का गठन किया है। व्हाट ग्लोबल मार्केट शेयर हैज़ इंडिया इंटीग्रेटेड फॉर द टॉय सेक्टर बाय 2032। तो 2032 तक जो ये इन्होंने टास्क फोर्स बनाई है इसमें इन्होंने जो ग्लोबल मार्केट का जो लक्ष्य है वो रखा है कि 5% तक हमें इसको पहुंचाना है। मतलब सीधा सीधा ये है कि जो हमारे यहाँ के जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी, इन्होंने जो टॉय सेक्टर है इसके लिए टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है जिसका लक्ष्य है कि 2032 तक जो ग्लोबल टॉय मार्केट है इसमें भारत की हिस्सेदारी जो है वो 5% तक यहाँ पर हो जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये। और इसका लक्ष्य रखा गया 2032 तक। किसने? यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने। जो भारत का शेयर है ग्लोबल टॉय मार्केट में वो 5% तक हो जाए। अभी जो DPIIT द्वारा एक प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया गया था, तो ये बेसिकली था टीम अप फॉर टॉयज़। तो टीम अप फॉर टॉयज़ में जो DPIIT है, डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो इसके द्वारा अभी एक मीटिंग की गई थी, इसमें ये अनाउंसमेंट यहाँ पर हुआ है। तो इस टास्क फोर्स में बेसिकली 6 मेन पॉइंट्स होंगे। तो 6 प्रायोरिटी एरियाज़ हैं इसमें। तो इसमें क्या है कि ग्लोबल मार्केट से कैसे जुड़ा जाए, मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना और जो अलग अलग रुकावट आ रही है इनको दूर करो, और जो स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार है, और साथ में जो डिज़ाइन और इनोवेशन है, और बिज़नेस को आसान बनाना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो 6 प्राइमरी एरियाज़ हैं इनके ऊपर काम किया जा रहा है। और जो मिनिस्टर हैं इन्होंने ये भी कहा है कि जो टॉय सेक्टर प्लेबुक है इसको भी इन्होंने लॉन्च किया है। जो मैन्युफैक्चरर, जो MSMEs हैं, स्टार्टअप्स हैं, इनके लिए क्वालिटी, इनोवेशन और एक्सपोर्ट को एक पूरा करने का रोड मैप भी यहाँ पर रहेगा। राइट नाउ भारत के जो टॉय सेक्टर में लगभग 21,000 से ज़्यादा जो MSME और 770 से ज़्यादा जो DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं, वो लगभग 50 जो टॉय क्लस्टर और 1800 से ज़्यादा जो BIS लाइसेंस धारक जो है उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो एक बड़ी मार्केट आगे निकल कर आएगी, और इसमें 5% तक 2032 तक हम अपना जो ग्लोबल टॉय मार्केट शेयर है वो करने वाले हैं। Recently, Defense Minister Rajnath Singh unveiled 2 major policy reforms for the personnel ऑफ विच फोर्स। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस बल के कर्मियों के लिए 2 अभी जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं इसका इन्होंने अभी अनावरण किया है।
तो यह है इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजीज के लिए। तो अभी क्या हुआ है कि जो आईसीजीज जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इनके जवान और उनके परिवारों के लिए जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं उनका यहाँ पर इन्होंने वो किया है, अनवेल किया है। और जो फर्स्ट इनका जो रिफॉर्म है वो इम्पॉर्टेंट है, ये है जेंडर न्यूट्रल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अधिकारियों की भर्ती और सर्विस नियमों को पूरी तरह जो है जेंडर न्यूट्रल मतलब कि लिंग तटस्थ बना दिया गया है। इस नई नीति के तहत महिला उम्मीदवारों को पुरुष अधिकारियों की तरह शॉर्ट सर्विस जो अपॉइंटमेंट है एसएसए और जो परमानेंट अपॉइंटमेंट होंगे पीए, दोनों के लिए जो है इन्होंने एलिजिबल यहाँ पर बना दिया। तो एक बढ़िया शानदार मैं कहूँगा काम है। और इसके साथ में क्या होगा कि जो पुरुष हैं इनके लिए एसएसए का रास्ता भी खोल दिया गया है। जो पहले महिला अधिकारी पहले एसएसए के तहत काम कर रही थी, वो चाहें तो परमानेंट अपॉइंटमेंट में इसको बदल सकती हैं। दूसरा जो एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन होता है उसमें इन्होंने सुधार किया है, मतलब ड्यूटी के दौरान समुद्र में कोई लापता हो जाने वाले जो जवान हैं इसके मुआवजे के लिए जो एक्स ग्रेशिया और दूसरे जो फ़ायदों की प्रक्रिया है इसको बहुत इन्होंने आसान कर दिया है। तो जब कभी भी ऐसे मामलों में क्या होता है कि जवानों को मृत मान लिया गया, तो इसको यहाँ पर अनाउंस करने की जो अनुमति है वो भी यहाँ पर दे दी गई है। तो इसके लिए जो इनके परिवार वाले हैं इनको समय पर मुआवजा मिलना और जो अन्य जो टर्मिनल बेनिफिट्स हैं वो भी यहाँ पर दे दिए जाएँ। तो अगर कोई मिसिंग है सी में ऑन ड्यूटी पर तो उसको जो है प्रीज्यूम्ड डेड मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रहेगी। इंडियाज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ग्रू कितना हुआ है, ये जून में पूछा जा रहा है आपसे। तो जून 2026 में भारत का जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये कितना यहाँ पर ग्रो हुआ है। तो ये 7.3% से जो है ये आगे बढ़ा हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत का जो आईआईपी है ये भी जून 2026 में कितना ग्रो हुआ है, तो ये 7.3% है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और जो आंकड़े होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर फैक्ट फॉर्मेट में प्रोवाइड कराता हूँ, तो पीडीएफ में आपको ये डेटा हमारा मिल जाएगा। तो ये चीज़ जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो कितना रहा है। तो सबसे पहले ये 5.1% था मई में और 7.3% जून में ये बेसिकली ग्रो यहाँ पर हुआ है। तो ये आंकड़े जो है पुराने डेटा के हिसाब से जो है कंपेरेटिवली बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये 7.3% से ईयर ऑन ईयर जून में ये ग्रो हुआ है। ठीक है, मई में कितना था, 5.1% यहाँ पर था। हाल ही में किस संस्था ने म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों के लिए बैंकों में बड़ी हिस्सेदारी, मेजर शेयर होल्डिंग बढ़ाने के लिए वन टाइम अप्रूवल का प्रस्ताव यहाँ पर दिया है। तो ये जो आरबीआई है इन्होंने अभी जो है वन टाइम अप्रूवल का जो प्रस्ताव है ये यहाँ पर दिया है। इसमें बेसिकली हुआ क्या कि जो म्यूचुअल फंड और जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं और जो पेंशन फंड द्वारा बड़े पैमाने पर शेयर खरीदने के जो नियम है इसको आसान करने के लिए एक ड्राफ्ट प्रपोजल यहाँ पर जारी किया गया है। तो ये बेसिकली म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड, इन सब के लिए एक मेजर शेयर होल्डिंग जो बैंक्स में है, तो इसके लिए आरबीआई ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल यहाँ पर जारी किया है। तो होगा क्या कि इसके तहत जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इनको अब सिर्फ पहली बार शेयर खरीदने के लिए आरबीआई की जो प्रायर अप्रूवल्स लेनी पड़ेगी, उसके बाद इनको एज सच लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आरबीआई एक बार अगर अनुमति दे देता है तो ये जो निवेशक है नियम और शर्तों के तहत उसी बैंक में बिना बार बार मंजूरी लिए 10% तक के जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो और इनके पास में जो वोटिंग राइट्स हैं ये लोग खरीद सकते हैं यहाँ पर। तो इसका स्टेप क्यों ऐसा लिया गया, क्योंकि जो प्रोसीजरल डिले था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उस चीज़ को रिड्यूस यहाँ पर किया गया है ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी आसान हो जाए और उनको इनकरेज किया जा सके। मूडी ने अभी जो एसबीआई और एचडीएफसी बैंक की कौन सी जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट रेटिंग है उसको यहाँ पर बरकरार रखा है। तो ये जो है BA3 की जो रेटिंग इनकी होती है इसको इन्होंने जो है बरकरार रखा है। मूडीज़ ने जो दोनों बैंक हैं इनकी लंबी अवधि की जो डिपॉजिट रेटिंग है इसका जो बेस लाइन क्रेडिट जो असेसमेंट होता है BCA, इसको इन्होंने एक बार फिर से बरकरार रखा है। तो ये पूछा जा सकता है किसने किया हुआ है। और रेटिंग एजेंसी का ये मानना है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एसेट क्वालिटी है और जो हेल्थी प्रॉफिटेबिलिटी है और साथ में जो एडुकेट कैपिटलाइजेशन है इसके दम पर दोनों बैंक आगे भी बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर करते रहेंगे। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसने अभी अफर्म किया है क्रेडिट रेटिंग, किसके लिए, स्टेट बैंक और एचडीएफसी दोनों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो मूडी ने ऐसा बेसिकली यहाँ पर
किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक रेटिंग एजेंसी है मूडी, और जो बैंक इसमें इन्वॉल्व है वो है भारतीय रिजर्व बैंक और एचडीएफसी। और BA3 रेटिंग का नाम याद रखिएगा, ये जो रेटिंग एंड आउटलुक है ये BA3। फाइनेंशियल ईयर 27 में एनबीएफसी शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो की अनुमानित वृद्धि कितनी है? व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ ऑफ एनबीएफसीज एजुकेशन लोन पोर्टफोलियोज इन फाइनेंशियल ईयर 2027? तो ये है 20%। तो अभी क्या हुआ है कि जो क्रिसिल है, तो क्रिसिल की रेटिंग के हिसाब से जो एनबीएफसी एजुकेशन लोन पोर्टफोलियोज है ये ग्रो करेंगे 20% इन फाइनेंशियल ईयर 27 के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें अगर फाइनेंशियल ईयर 2027 की बात की जाए तो 20% का ग्रो हमें देखने को मिलेगा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन एजुकेशन लोन पोर्टफोलियोज है। तो ये भी क्रिसिल ने अपनी रेटिंग दी है, ये अप्रॉक्सीमेटली 94,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और ग्रोथ विल बी सपोर्टेड बाय द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्टडी डेस्टिनेशंस, जैसे कि यूके, जर्मनी, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन मैं हमेशा डिस्कस करता हूं, तो ये आप एक बार लास्ट जो सेशन में मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आप उनसे अपने आंसर्स को मैच करा सकते हैं। आज के जो फ्रेश 5 क्वेश्चन हैं वो ये है, इनका आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ट्राई करिएगा, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको देश दुनिया की बहुत सारी नॉलेज यहाँ से मिलती है, इसलिए लास्ट सेशन में हम ये 5 क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। और जो हमारा डेली, वीकली, मंथली सारा जो करंट अफेयर्स का पैकेज है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएगा। तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, और 8448169188 इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पर आपको सारी जो कोर्स से रिलेटेड जानकारी है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। प्ले स्टोर पर हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम पर आप हमें सर्च कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा के नाम से, आपको हमारा ऐप वहाँ पर लिंक और साथ में जो डेली पोस्ट हैं वो सारी एक ही प्लेस पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। और जो इस वीडियो का पूरा पीडीएफ है वो करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में आपको मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ।